अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you all are doing well. So as you all know, students, we had started chapter number 7 in our previous video. In our last video, we were discussing about breathing. So let's start with breathing. Okay students, so as you all know, we had discussed breathing, that what is breathing. So breathing takes place in the lungs and is simply a way of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of it, because we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So now we will discuss the detailed structure of the lungs. The lungs are two elastic pouches lying inside the ribs. लंग्स बेसिकली क्या होते हैं? सो लंग्स आर पेयर्ड. लंग्स हमेशा हमारे पास 2 होते हैं. सॉफ्ट, स्पंजी एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर. द राइट लंग इज पार्शन इनटू 3 lobes while the left लंग इनटू 2 lobes. हमारे पास हमेशा आपने ये याद रखना है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो पाउचेस का है और जो कि लाई करते हैं इनसाइड द रिब्स. रिब्स के अंदर वो कवर्ड होते हैं, यानी कि रिब्स से उनको सराउंड करा हुआ होता है. रिब्स के इनसाइड में हमारे पास लंग्स होते हैं. लंग्स जो है वो पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. They are connected to the air outside the body by the windpipe or trachea. ज़ाहिर है, अब जो लंग्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकाल रहे हैं, कैसे एक्सेल कर रहे हैं. तो उनके लिए उनके पास कोई ज़ाहिर है कोई ना कोई जो है वो ऑर्गन होगा और भी. सो उस वक्त हमारे पास एक विंड पाइप होता है, एक ट्रैकिया होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है किसको, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है अपनी ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करेगा और जो है वो ओपन होगा जाकर माउथ एंड नोज़ में, क्योंकि माउथ एंड नोज़ से ही हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन भी करते हैं और ब्रीथ आउट भी कर रहे होते हैं. द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. अब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम कह रहे हैं ब्रोंकाई. इस ब्रोंकाई के अब 2 डिवीजन हो गए, राइट एंड लेफ्ट. राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट लंग में जाएगा. अब ये जो लंग है, वन ऑफ दीज गोज इनटू ईच लंग बिफोर डिवाइडिंग फर्दर डिवाइड होने से पहले ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होकर चला गया. अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है. फर्दर डिवाइड होकर इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स. आफ्टर येट मोर ब्रांचिंग द ट्यूब्स एंड इन टाइनी थिल्ड वॉल एंड एयर सैक कॉल एल्वियोलाई. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अब क्या होगा हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स पहले तो ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में और लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई जो लंग्स में डिवाइड हो गया. अब लंग्स में जाने के बाद वो फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में. वही ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं टाइनी थिन वॉल एयर सैक, जिसको हम लोग कह रहे हैं एल्वियोलाई. लाइनिंग ऑफ ऑल द एयर पैसेजेस आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. ये सारे एयर पैसेजेस जो हैं इनमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. ये उनको लाइन करे हुए होते हैं. वन टाइप इज़ कवर्ड विद टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया. वन टाइप जो है उसकी वो कवर्ड हुई हुई है सीलिया से. द अदर प्रोड्यूसेस अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस. यानी कि वन टाइप ऑफ सेल जो है वो है सीलिया, while the other one is mucus, which is a sticky liquid. Small dust particles and bacteria stick to the mucus.
सारे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया जो कि हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं हवा के साथ, वो कहाँ स्टिक हो जाते हैं? वो सब स्टिक हो जाते हैं म्यूकस के साथ। द सीलिया बीट टू कैरी द म्यूकस अप टू द बैक ऑफ द माउथ वेयर इट इज़ स्वॉलोड। अब जो ये सीलिया है ये इस तरह बीट करेगा ताकि वो कैरी करे म्यूकस को अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ ले जाए? माउथ के पास, और माउथ जो है वो सॉलो कर ले। अब हम उसको जब निगल लेंगे तो वो ज़ाहिर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे जो हैं मुस्तकिल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं या फिर ऐसा एसिड होता है जो कि उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। अगर वो हमारे लंग्स में चले जाता है डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, तो बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जिसमें हम लोग मोस्टली नमूनिया वगैरह कह रहे होते हैं, या फिर डस्ट एलर्जी मोस्टली लोगों को हो जाती है, लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि एयर के थ्रू कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है वो एंटर करता है हमारे लंग्स में, और लंग्स को जाकर अफेक्ट करता है। So student, before turning the page, there are some questions for you. So test yourself. What do plants produce instead of lactic acid during anaerobic respiration? प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड की जगह? एनिमल्स में तो ग्लूकोज के मिडवे में हमारे पास हाफ वे में एक प्रोडक्ट बन रहा होता है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, लेकिन जब वही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो रही है तो प्लांट्स में हमारे पास इथेनॉल बनता है, यानी कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड देन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Write a word equation for anaerobic respiration. Anaerobic respiration in plants में हमारे पास उनकी क्या इक्वेशन थी, किस तरह हमने उसको पढ़ा था? तो हमारे पास क्या था कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विद नो ऑक्सीजन, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड जो है वो नहीं की जाती, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती, तो उस सूरत में ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इज़ रिलीज। व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का अदर नेम क्या है? सो अनदर नेम फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज़ फर्मेंटेशन। Next question is, list 3 things that yeast needs to ferment. So these 3 things are food, moisture and continuous warm environment. Explain why it is not good idea to water pot. Explain why it is not a good idea to water pot plants too often. It is not a good idea to water pot plants too often because too much water can cause or may experience foliage of roots, rotten roots and mold issues and pest issues. Okay, so now oxygen moves into the blood system by diffusion. The alveoli are well adapted to speed up this process. Because there are thousands of very small alveoli, there is a very big surface area of the oxygen to diffuse across. The wall of the alveoli are very thin, in places just 1 cell thick. The lining of the alveoli is moist so that the oxygen can dissolve. The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries. These carry the oxygen away and bring carbon dioxide back. स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में तो ये रीड करा था और थोड़ा बहुत समझा था, बट आई थिंक कि आपको इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है। सो अगर हम लोग कहें कि ऑक्सीजन किस तरह ब्लड में एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से लंग्स ने ब्लड के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करी सेल्स को, तो वो सेल्स से किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, ब्लड से वो सेल में किस तरह ट्रांसफ़र होगी, तो वो ब्लड सिस्टम के थ्रू डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन होगी और डिफ्यूजन की वजह से ही ऑक्सीजन वो सेल में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड के पास आ जाएगी और ये ब्लड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चला जाएगा लंग्स के पास। Firstly, you need to understand what is diffusion basically. So diffusion में क्या होता है? diffusion basically होती है कि हमारे पास गैस हमेशा ट्रैवल करेगी हायर प्रेशर से उस एरिया में जहाँ प्रेशर लो होगा, क्योंकि ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन सेल्स तक, लंग्स से सेल्स तक लेकर आ रहा है, तो लंग्स के पास जो अमाउंट है
वो बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन का। यहाँ पर आप ब्लड कह लें, अगर ब्लड के थ्रू लेकर आ रहा है तो ब्लड के पास जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेल के पास क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है, सेल्स के पास अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करेगी हायर प्रेशर के एरिया से लोअर प्रेशर के एरिया में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मूव करेगी हायर प्रेशर के एरिया से लोअर प्रेशर के एरिया में, क्योंकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है लेकिन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से मूव करेगी सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से मूव करेगी ब्लड में। सो ये हो गया डिफ्यूजन। और एल्वियोलाई जो हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं इस प्रोसेस से, तो वो इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 1000 ऑफ स्मॉल एल्वियोलाई हैं, जिस तरह के यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज़ अ वेरी बिग सरफेस एरिया। ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा बिग सरफेस एरिया है कि वो क्या कर सके, डिफ्यूज़ हो सके। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई आर वेरी थिन, द लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई इज मॉइस्ट सो दैट ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व। और एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, इसलिए ऑक्सीजन ईजिली डिजॉल्व हो सकती है। द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और एल्वियोलाई जो है वो सराउंडेड है डेंस नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल, जिसको हम लोग कह रहे हैं कैपिलरीज। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखाया था कि ये हमारे पास एक पूरी लंग्स की जो है वो इनसाइड एंड आउटसाइड डायग्राम है, इनसाइड व्यू भी है, इसमें आउटसाइड व्यू भी है। So did you know the surface area of all air sacs put together is about the same size as a tennis court? यानी कि कहने को हमारा लंग्स जो हमें बहुत यहाँ छोटा सा लग रहा है, लेकिन जो उसके एयर सैक्स का सरफेस एरिया है वो इतना बड़ा है कि यह सेम एज द साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट का जो पूरा साइज़ होता है उतना ही इस एल्वियोलाई या एयर सैक्स का हमारे पास सरफेस एरिया बनता है। देयर आर मोर देन 2000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल इन योर लंग। और लंग्स जो हमें इतना छोटा सा यहाँ लग रहा है, या हमें लगता है कि हमारी बॉडी में लंग्स किस तरह फिट हुए हैं, सो उस लंग्स के पास हमारे ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। यू ईदर स्वेलो और कफ अप म्यूकस कंटेनिंग डर्ट एंड बैक्टीरिया। या तो जो आपका वो म्यूकस जो कंटेन कर रहा है डर्ट एंड बैक्टीरिया, या तो आप उसको निगल लेंगे और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, या फिर आप उसको जो है वो खांस करके भी आप उसको जो है वो बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको थूक सकते हैं। तो इस तरह से डर्ट और बैक्टीरिया आपके लंग्स में नहीं जाएगा और इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ओके, सो नाउ alveoli are arranged in bundles like branches and bunches of grapes. So students, यहाँ पे alveoli जो हैं वो हमारे पास लंग्स में इस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं कि हमें वो ग्रेप्स के बंचेस की तरह बिल्कुल लग रहे होते हैं, इस तरह यहाँ आपको शो किया गया है। उसके बाद blood brings carbon dioxide to the lungs. The carbon dioxide was produced in respiration in the cell. अब हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ले आएगा लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसमें, सेल में। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, सो ब्लड टेक्स ऑक्सीजन अवे टू एवरी सेल इन द बॉडी वेयर इट इज़ यूज फॉर रिस्पायरेशन। ब्लड जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से दूर अवे यानी सेल्स तक लेके जाता है, हर सेल तक पहुँचाता है जहाँ वो बॉडी का सेल जो है वो यूज़ करती है रिस्पायरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन। जिस तरह कि मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव करती है ब्लड से दोबारा एल्वियोलाई में। पहले तो लंग्स सेल से वो ब्लड में गई और ब्लड से दोबारा वो चली गई लंग्स के पास, और लंग्स के थ्रू में एल्वियोलाई में बाय डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही होता है, हाई प्रेशर से वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ऑक्सीजन गोज़ फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन। और ऑक्सीजन भी लंग्स के एल्वियोलाई से जो है वो मूव करेगी किसमें, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, एल्वियोलाई में बहुत सारे ऑक्सीजन होगा, तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी बाय प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ब्रीदिंग इन, द आउटर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब केज अप एंड आउट। ब्रीदिंग इन, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जो हमारे रिब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सुकड़ना। पुलिंग द रिब केज अप एंड आउट, रिब केज जो है वो हमारे अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो मूव करता है। द चेस्ट गेट्स बिगर, एयर इज सक्ड
डाउन द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। जो हमारे पास चेस्ट है वो बिगर हो जाता है, एयर जो है वो सक कर ली जाती है डाउन द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। अब ट्रैकिया से सारी एयर जो है वो सक कर कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में। सो द मसल बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द रिब केज अप। हमारे मसल बिटवीन द रिब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लिफ्टिंग अप द रिब केज अप एंड आउट एक्सपेंडिंग द चेस्ट, ताकि चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाए। एट द सेम टाइम मसल कॉन्ट्रैक्ट टू फ्लैटन द डायफ्राम, और इसी टाइम पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि डायफ्राम हमारा फ्लैटन हो जाए, विच इज़ अ डोम शेप मसल। और जो हमारा डायफ्राम है वो है हमारा डोम शेप मसल। दिस मेक्स द स्पेस इनसाइड द रिब केज बिगर, और ये हमारे स्पेस इनसाइड द रिब केज है, रिब केज के अंदर का जो स्पेस है उसको बिगर कर देता है, बड़ा कर देता है और रिड्यूस कर देता है एयर प्रेशर इन द लंग्स। Air moves into the lungs from outside through the nose and mouth because there the air pressure is higher। और हमारे पास एयर जो है वो मूव करती है लंग्स के अंदर आउटसाइड, किसके थ्रू, नोज़ एंड माउथ के थ्रू, बिकॉज द एयर प्रेशर इज़ हायर, क्योंकि बाहर जो है वो एयर का प्रेशर क्या है, हायर है। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट दिस मेक इट गो फ्लैटर। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसको क्या बना रहा है, फ्लैटर बना रहा है। अब यहाँ हमने बात करी ब्रीदिंग इन की, तो अब हम इसी तरह यहाँ बात करेंगे ब्रीदिंग आउट की, कि जब हम लोग जो है अब एक्सेल कर रहे होते हैं, सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, द रिब एंड डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, द lower the chest and raises the diaphragm, the space in the rib cage gets smaller so the air pressure increases. This forces air out of the lung and out through the nose and mouth. रिब केज और जो डायफ्राम मसल्स हैं वो रिलैक्स कर देते हैं अब, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा चेस्ट है वो लोअर हो जाता है, डायफ्राम रेज हो जाता है। द स्पेस इन द रिब केज गेट स्मॉलर, और जो रिब केज का स्पेस था हमारे पास जो ब्रीदिंग इनमें ज़्यादा हो गया था वो यहाँ स्मॉलर हो जाता है। एयर प्रेशर यहाँ इंक्रीज़ हो जाता है। जब एयर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वो फोर्स करता है एयर को कि वो लंग्स से बाहर की तरफ चली जाए और वो हमारे ट्रैकिया से होके नोज़ एंड माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। द रिब मसल रिलैक्सेस लेटिंग द रिब केज फॉल इन एंड डाउन। यहाँ पे हमारा रिब केज जो है वो दोबारा रिलैक्स करेगा। द चेस्ट गेट स्मॉलर, एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग, और चेस्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस प्रेशर वो फोर्स करेगा कि सारी जो हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाए। द डायफ्राम रिलैक्सेस, दिस लेट इट बल्ज अपवर्ड, और ये अपवर्ड बल्ज कर जाता है। व्हेन द लंग्स आर लंग कैपेसिटी, अब हम बात करेंगे कि लंग की क्या कैपेसिटी है। When the lungs are fully inflated, they hold about 5 liters of air. However, when you are at rest or sleeping, only about 500 centimeter cube of air is exchanged. During exercise, you breathe in and breathe out an extra 3 liters of air. So, जो lungs हैं, when the lungs are fully inflated, जब lungs जो है वो fully inflate हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, hold करते हैं about 5 liters of air. बट जब कभी भी आप लोग रेस्टिंग या स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त हमारी जो एयर कितनी एक्सचेंज हो रही होती है, ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब। ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एन एक्स्ट्रा 3 लीटर्स ऑफ एयर। अब स्लीपिंग कंडीशन नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन नहीं है, विगोरस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजिंग कंडीशन में है, हम ज़्यादा जल्दी सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्स्ट्रा 3 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो ब्रीद इन भी कर रहे होते हैं और ब्रीद आउट भी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई भी होती है। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग रेट की। एट रेस्ट यू नॉर्मली ब्रीद इन एंड आउट अबाउट 16 टाइम्स पर मिनट, यानी कि आप बिल्कुल इजी होकर बैठे हुए हैं रेस्टिंग कंडीशन में और आप नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 है। दिस राइजेस टू 20 और 30 टाइम्स पर मिनट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, और जब कभी भी आप विगोरस एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है आपकी, तो उस वक्त आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, आप जल्दी ज़्यादा सांस ले रहे होंगे 20 और 30 मिनट। इसको हम लोग सांस फूलना कह रहे होते हैं। जब सांस फूल रहा होता है, हम तेज़ से सांस ले रहे होते हैं, तो 20 से 30 टाइम्स भी हमारी पर मिनट जो है वो ब्रीदिंग रेट जा सकती है, यानी 1 मिनट में हम लोग 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन एक्सरसाइजिंग कंडीशन में या फिर जो है रनिंग स्टेट में हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, 20 to 30 पर मिनट हो जाता है।
ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा इसका ब्रीदिंग था। इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हम करेंगे। सो रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ए ब्लड सेल, बी सेल्स इन द आर्म्स एंड लेग्स, सी हार्ट सेल, डी ऑल सेल। सो रिस्पायरेशन कहाँ टेक प्लेस करती है? रिस्पायरेशन बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी की नीड के लिए हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, किसमें? एनर्जी में, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो कहाँ कहाँ रिस्पायरेशन हो रही होती है? ब्लड सेल में, सेल्स इन द आर्म्स एंड लेग्स, हार्ट सेल्स, ऑल सेल्स। सो हर सेल में रिस्पायरेशन हो रही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ जो है कहाँ पे हो रहा होता है, हार्ट के सेल्स में हो रहा होता है या आर्म के सेल्स में होता है, सारे सेल्स में हो रहा होता है। विच 2 थिंग्स आर नीडेड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमें कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो आंसर सी, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज हमें चाहिए होता है, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स विथ ऑक्सीजन विथ एयर, तो ऑक्सीजन का होना तो ज़रूरी है। ग्लूकोज ज़ाहिर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और फर्दर ग्लूकोज कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। वॉट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन? सो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। कौन हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन के एंड पे हमें कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एनर्जी हमारे सेल्स को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल को मिल जाती है, जिससे वो अलाइव रहते हैं। सो नंबर 4, in which part of a cell does respiration takes place? Cell membrane, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। सो रिस्पायरेशन टेक प्लेस करती है सेल के किस पार्ट में? हमारे सेल के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे रिस्पायरेशन टेक प्लेस होती है रिस्पायरेशन, और हमें एनर्जी मिलती है। Anaerobic respiration can only takes place in animals, in plants and animals, in either plants or animals. So anaerobic respiration कहाँ होती है? Anaerobic respiration plants and animals दोनों में होती है। In plants हमारे पास ग्लूकोज के बाद जो है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि एनिमल्स में हमारे पास लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। आई होप सो आपको ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।